वेलकम ऑल बच्चों। आज फिर वही ट्रेजेडी हुई जो एक मरतबा पहले भी हुई थी। हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम मैंने टेकअप किया, उसके बारे में डिस्कशन सॉल्यूशन तकरीबन 25-26 मिनट चलता रहा। उसके बाद किसी काम से मुझे जाना था, तो मैंने अपनी तरफ से पॉज करके एक हॉट की है उसको प्रेस कर दिया, समझे यही कि प्रेस कर दिया और चले गए काम के लिए। फैक्ट यह था कि वो हॉट की प्रेस नहीं किया था। मतलब मेरे उठने के बाद रिकॉर्डिंग होती रही। मैं कुर्सी से उठा, चला, कमरे की लाइट ऑफ की, उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्क्रीन अंधेरा हो गया। अब तकरीबन 20-25 मिनट मैं बाहर रहा। जब वापस आया तो मैंने सोचा कि अभी तो पॉज्ड है, अब उसी हॉटकी को दबा करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बैठ करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। जाहिर है वो चूंकि पॉज हम नहीं किया था, इसलिए अब जब हॉटकी दबा तो वो पॉज हो गया। मतलब जब मैं नहीं था तो वो रिकॉर्ड करता रहा, और जब बैठा मैं रिकॉर्ड करने के लिए वो पॉज हो गया। समझ गए? अब उसके बाद मैं बकता रहा सॉल्यूशन के बारे में बहुत सी बात बताता रहा। ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए वो पॉज था। समझ गए? उसके बाद फिर एक ब्रेक के लिए मुझे उठना था, तो एक ब्रेक के लिए मैं उठ गया पॉज करने के बाद। अब जब ये पॉज मैंने किया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब फिर मैं गायब था, अब फिर मैं गायब था। तो उसके बाद आकर के फिर जब फाइनली चेक किया कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो मालूम हुआ कि बस पहला 26 मिनट रिकॉर्ड हुआ था और आखिरी 5-7 मिनट रिकॉर्ड हुआ था, बाकी बीच का सारा लापता था। इतना मूड ऑफ हुआ कि मैं तुमको क्या बताऊं। मैंने सोचा क्या करूं क्या ना करूं, फिर से उतनी मेहनत करूं, फिर से रिकॉर्ड करूं। तो तुम लोगों पर भरोसा था, इसलिए मैंने अब ये सोचा है कि उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैंने कर ही दिया था पेन बोर्ड पे, पेन टैब पे। तो उसी सॉल्यूशन को दिखाते हुए तुमको अब समझा दूंगा। समझ गए? तो वीडियो जल्दी सिमट जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ठीक है, पहले भी एक मरतबा ऐसा हो चुका है। एक मरतबा तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये भी हो चुका है। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, ऑडियो कुछ था ही नहीं, इसलिए कि माइक डिफ़ॉल्ट में चला गया था किसी और माइक पे, कंप्यूटर वाला माइक नहीं था डिफ़ॉल्ट में। होती है बेटा ट्रेजेडी, क्या कहा जाए। एनीवे, ये जो प्रॉब्लम है जो मैं तुमको एक्चुअली सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए तुमको दिखा रहा हूँ, चलिए कि तुमने तो वीडियो देखा नहीं वो। ये प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ, 2021 का है। राइट, ये 2021 का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है इंडक्शन मोटर पे। देखो, एन इंडक्शन मोटर of 1.5 kilowatt, 3 phase, 415 volt, 50 hertz, 1440 rpm is to undergo blocked rotor and no load tests. The motor is located away from the supply panel, and the per phase impedance of the connecting cable is 5 plus J 2.5 ohm. The metering is done at the panel end. The motor draws 0.7 ampere current and takes 150 watt input power under no load condition at rated voltage. मतलब 415 वोल्ट पे ओपन सर्किट टेस्ट किया जा रहा है, तो वो 150 वोल्ट लेती है। For blocked rotor condition, it draws a current of 2.5 amperes and takes input power of
to 50 watts when 75 volts line to line is applied from the panel. पैनल कहाँ है? एक केबल के थ्रू कनेक्ट होकर के रिमोट एंड पे है। अब ये कहता है कि कैलकुलेट द मशीन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू स्टेटर साइड। रेफर टू स्टेटर साइड इसने कह दिया है। Assume equal distribution of resistance and leakage reactance between rotor and stator। इसका मतलब है कि R1 डैश R2 डैश के बराबर है और X1 X2 डैश के बराबर है। R1 मैं क्या बोल गया, R1 बराबर है R2 डैश के और X1 बराबर है X2 डैश के। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है। अब ये कहता है कि नेग्लिजिबल रोटेशनल लॉसेस एंड स्टार कनेक्टेड स्टेटर ऑफ द मशीन, मतलब स्टार कनेक्टेड स्टेटर मान लो और रोटेशनल लॉस को इग्नोर कर दो। अब देखो, रोटेशनल लॉस के बारे में लोग इतना कंफ्यूज होते हैं। रोटेशनल लॉस में इंडक्शन मोटर में सिर्फ फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड वेंटिलेशन लॉस या स्ट्रे लोड लॉस आता है, समझ गए? उसमें डाला जाता है रोटेशन लॉस को। जो स्टेटर का कोर लॉस होता है वो अगर रोटर रोटेट नहीं भी कर रहा है तो आप स्टेटर को सप्लाई दीजिएगा तो स्टेटर का कोर लॉस होगा। इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट में जो आरसी होता है वो एक्चुअली स्टेटर के कोर लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आरसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आरसी आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। नो लोड टेस्ट में आपको आरसी का वैल्यू मिलता है, वो आप दिखाइए, समझ गए? लेकिन खैर ये बात ज़रूर है कि जब आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो चूंकि बहुत कम वोल्टेज पे करते हैं तो मिडिल का जो एक्साइटेशन करंट है वो इतना कम होता है कि आप उस करंट को इग्नोर कर दे सकते हैं। दूसरी बात, ओपन सर्किट टेस्ट में ये कर सकते हैं कि चूंकि स्टेटर इम्पीडेंस भी लो होता है और नो लोड करंट भी बहुत लो होता है तो स्टेटर का इम्पीडेंस का जो ड्रॉप है और स्टेटर के इम्पीडेंस में जो पावर लॉस वगैरह होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब आप नो लोड टेस्ट में इंडक्शन मोटर के भी जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, नो लोड टेस्ट में आप स्टेटर इम्पीडेंस को इग्नोर कर दे सकते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो शंट ब्रांच होती है ना, शंट में होती है मैग्नेटाइजेशन एक्साइटिंग ब्रांच, उसको पैरेलल ब्रांच, उसको आप इग्नोर कर दे सकते हैं। तो उसी की बेसिस पर अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। मैं तो चूंकि बना चुका हूँ इसलिए तुमको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या किया, इसलिए कि अब तो करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग नो लोड टेस्ट शुरू करते हैं। और से देखो, ये इक्विवेलेंट सर्किट है तुम्हारे इंडक्शन मोटर का और ये केबल है जिसके थ्रू ये सप्लाई पैनल से कनेक्टेड है, ठीक है? अब नो लोड में, इक्विवेलेंट सर्किट और नो लोड में तुम जानते हो कि नो लोड पे सिंक्रोनस स्पीड पे ऑलमोस्ट रोटर चलता है, तो मतलब एस का वैल्यू 0 होता है। तो आर टू बाई एस इज इक्वल टू आर टू बाई ज़ीरो, क्योंकि एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी भी कुछ लिखने के लिए अगर बाकी रह गया है तो कुछ ना कुछ तो लिखा जाए। पेन कहाँ चला गया? यहाँ पे देखो, ये मूव ही नहीं कर रहा। इससे मूव कर रहा है, पेन से मूव नहीं कर रहा है, पेन टाइप से। एक मिनट हमको चेक करने दो। चलो, पेन चलने लगा। तो आर टू डैश बाई एस हो गया इन्फिनिटी। इसमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज, रेड से लिख देता हूँ, बिकॉज एस इज इक्वल टू 0 ऑन नो लोड। सिंक्रोनस स्पीड पर तुम चल रहे हो तो स्लिप का वैल्यू 0 हो गया ना बेटा। तो आर टू डैश बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यह है कि ये पारा पूरा ओपन है। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये तो बिल्कुल ओमिट हो गया ना इस केस में। अब मैं इसको घेर देता हूँ। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला,
ये सर्किट से बाहर हो गया, नो लोड टेस्ट के बीच में, टोटल ओमिट कर दिया गया, ओमिटेड। इसी तरीके से ये जो इम्पीडेंस था, ये इसको समझो कि आपने नेग्लेक्ट कर दिया। तो नेग्लेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने ओपन कर दिया, बल्कि आपने, चूंकि सीरीज में ना बेटा, इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो ये ड्रॉप पिक्चर में आएगा नहीं, ना इसका पावर लॉस पिक्चर में आएगा। समझ गया? तो अब नो लोड कंडीशंस में क्या हो गया कि ये जो I1 है ये एक्चुअली I0 बन गया। समझ गए? अच्छा, अब तुमने सप्लाई किया था वोल्टेज यहाँ पे, और जो फ्लक्स का क्रिएटर होता है वो होता है ये वोल्टेज E1। समझ गए? E1 वोल्टेज होता है। अब देखो, E1 जब होता है तो I0 की वजह से जो केबल में ड्रॉप होगा तो इसको तो इग्नोर नहीं कर सकता हो ना, यहाँ तो ये ड्रॉप होगा ही। I0 यहाँ भी तो होगा ना बेटा, I0 तुम्हारा यहाँ भी होगा। तो हम लोगों को RC और XY जब निकालना है तो हमको यहाँ पर के ये वोल्टेज चाहिए, और जाहिर है पावर चाहिए। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नो लोड पे निगलेक्टिंग स्टेटर इम्पीडेंस, सबसे पहले निकाल रहा हूँ नो लोड पावर फैक्टर एंगल, फाई ओ सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पावर 150 वाट थ्री फेज का, बाई रूट थ्री इंटू वोल्टेज 415 वोल्ट तुमने यहाँ दिया, इंटू 0.7 जो करंट तुम्हारा यहाँ चल रहा है। क्यों? इसलिए कि P इज इक्वल टू वी आई रूट थ्री वी आई कॉस फाइव होता है पावर थ्री फेज सिस्टम में। समझ गया ना? तो फाइव ओ सी निकल गया 72.66 डिग्रीज लैगिंग। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 72.66 निकल आएगा। कैलकुलेट करना जानते हो ना? दिखा दूँ तुमको? क्या दिखाऊँ? फिर से कैलकुलेट करके दिखा दूँ? हालांकि उसमें तो दिखाया था, दिखा देता हूँ फिर। कैलकुलेशन करना है ना? देखो, सबसे पहले करेंगे शिफ्ट कॉस इनवर्स, उसके बाद रेशियो का साइन दे देंगे। अब इसमें फीड करेंगे 150 डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू 415 इंटू 0.7। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको जैसे ही प्रेस करोगे तुमको सीधे 50 का वैल्यू मिल जाएगा, वाई ओ सी का। पहले देखो, इसको राउंड ऑफ मैंने कर दिया 72.56 पे, 66 पे, 655 था ना, तो 66 से लैगिंग पे इसको कर दिया। अब मैं निकाल रहा हूँ E1, जिसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट होता है और कोर लॉस होता है, आरसी जिसको रिप्रेजेंट करता है। ये कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। तो E1 हम निकालते हैं 415 बाई रूट थ्री एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर 415 वोल्ट था, तुमने यहाँ पर 415 वोल्ट दिया था, ये 415 वोल्ट था ओपन सर्किट टेस्ट में, ये 415 वोल्ट था। चूंकि पर फेज पर कैलकुलेशन होता है तो ये 415 बाई रूट थ्री वोल्ट था, क्योंकि स्टार कनेक्टेड मशीन है। वोल्ट्स, तो E1 हो गया 415 बाई रूट थ्री एंगल 0 डिग्री माइनस जो करंट है 0.7 I0 विथ एंगल। अब ये एंगल 0 डिग्री मानोगे तो लैगिंग में -72.66 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई केबल इम्पीडेंस जो 5 प्लस जे 2.5 था, ये 5 ओम था और ये 2.5 ओम था। जे मैं नहीं लिख रहा हूँ, जे ऊपर लिखा हुआ है। तो 5 प्लस जे 2.5 हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 236.9 एंगल 0.68 डिग्रीज वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल। कैलकुलेशन तुमको कर देते हैं, तुम्हारे सामने कर देते हैं। देखो, 415 बाई रूट थ्री, 415 बाई रूट थ्री,
जैसे तुम लोग लिखते हो ऐसे ही लिखा मैंने, माइनस एंगल जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 0.7 एंगल माइनस 72.66, 72.66 देख लो, मल्टीप्लाइड बाई केबल इम्पीडेंस 5 प्लस जे 2.5, 5 प्लस 2.5 आई, इसलिए कि जे तो लेता नहीं। अब इक्वल टू प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस करने पर ये इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म आया, जिसको कार्टिजन फॉर्म भी कहते हैं। इसको अब मैं पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट पोलर, आर एंगल थीटा इक्वल टू, पढ़ लो, 236.9 एंगल कुछ 0.6 नजर आ रहा है ना, मैं दिखाता हूँ, 236.9 एंगल 0.68188 इसको राउंड ऑफ करो, तो मैंने लिखा 236.9 एंगल 0.68 डिग्रीज वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल, ये इवन आ गया। जब इवन आ गया तब तुम ये देख लो कि यहाँ पर का वोल्टेज तुमको मिल गया एज फेजर। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट हो रहा होगा S0, सिर्फ इंडक्शन मोटर के लिए, केबल तो चला गया, केबल चला गया, यहाँ पर जो पावर इस पॉइंट से इंटर करेगी यहाँ से यहाँ अंदर, वो S0 होगी। और तुम जानते हो कि हम लोग कहते हैं S0 इज कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट जनरल, P plus JQ इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट वेयर Q इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग वार। तो हमने V की जगह लिख दिया 236.9 जो आया तुम्हारा इवन, एंगल समेत लिख दिया, इनटू I0 लिखा, I0 है 0.7 एंगल 72.66 डिग्री, इसलिए कि हमको I1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो चूंकि ये लेगिंग था ना, तो हम इसको I0 को लिखते माइनस 72.66, लिखते ना, मैं लिख देता हूँ पर यहाँ पर, हियर, यहीं पर लिख देता हूँ इसीलिए I0 एज फेजर क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा ऐसा 0.7 और एंगल होगा माइनस 72.66 डिग्रीज। अगर तुमने अप्लाइड वोल्टेज का एंगल जीरो लिया, देख रहे हो ना भाई, ये जो V1 है यहाँ का वोल्टेज अगर जीरो लोगे तो उससे लैग कर रहा है ना बेटा, उससे लैग कर रहा है, तो ये तुम I0 को लिखोगे 0.7 एंगल माइनस 72.66 डिग्री। तो इसीलिए इवन जब हम करेंगे तो 415 बाई रूट थ्री एंगल 0 डिग्री माइनस 0.7 एंगल माइनस 72.66 करेंगे, और तब करेंगे 5 + j 2 ये अब यह निकला। तो इवन का एंगल 0.68 डिग्रीज आ गया, और I1 I0 तो यही है, तो कॉन्जुगेट लेने की वजह से ये हो जाता है प्लस 72.66। जिसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा S0, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तुम्हारे सामने, 236.9 एंगल 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 एंगल 72.66 कॉन्जुगेट होने की वजह से। देखो इक्वल टू प्रेस किया, इसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, चेक कर लो, 47.54 प्लस j 158.87 पर राउंड ऑफ हो जाएगा, चेक कर लो। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 47.54 प्लस j 158.87 वोल्ट एम्पियर पर फेज, ये पर फेज है इसलिए कि ये फर्स्ट फेज वोल्टेज है लाइन टू न्यूट्रल,
ये बाई रूट 3 किया था तो फिर परफेस कर दिया था ना, ठीक है। अब इसको तुम अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो यह हो जाएगा 165.83 एंगल 73.34 डिग्रीज। इसी को मैं पोलर फॉर्म में कर रहा हूँ, देखो, इज इक्वल टू 165.83, चेक कर लो, एंगल 73.34 डिग्रीज, पूरा का पूरा आ गया, फर्स्ट क्लास, वोल्ट एम्पियर पर फेज, ये जीरो है। इसका मतलब यह है कि रियल पावर 47.54 है जो यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, और रिएक्टिव पावर 158.87 वार है जो x5 में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब तुम जानते हो कि पैरेलल ब्रांचेस में जो रियल पावर होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, और रिएक्टिव पावर वी स्क्वायर बाई एक्स होता है। इसी चीज को यूज करके हम लोग आर सी और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखो, पी जीरो प्लस जे क्यू जीरो is equal to 47.54 plus j 158.87, therefore P0 is equal to 47.54 और ये 158.87। इसको अगर तुम पोलर फॉर्म में करते हो तो 165.83 एंगल 73.34 का मतलब यह है कि 50 जो सिर्फ इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर एंगल है वो 73.34 डिग्रीज हो गया, समझ गए। अब मैं तुमको ये बताऊं कि जब P0 47.54 है और Q0 इज इक्वल टू 158.87 है पर फेज, तो आरसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई P0, कैलकुलेट कर लो, आरसी का वैल्यू आता है 1180.51 ओम पर फेज। ये तुम लोग कर लोगे, मैं नहीं करके देखा रहा। एक्स वाई आ जाएगा 236.9 का होल स्क्वायर 158.7 ओम पर फेज। तो ये दोनों आंसर तुम्हारा हो गया। अब मैं ये कह रहा था, बात उस वक्त डिस्कशन ये हुआ था कि चेक करने के लिए तुम याद करो, एक्स फाइव इज इक्वल टू आर सी 1050 हम लिखते थे ना, याद आया। ट्रांसफॉर्मर में जाकर के देखो, क्विक कैलकुलेशन मैंने बताया था कि आर सी निकाल लो, उसके बाद एक्स फाइव को निकालने के लिए आर सी बाई 1050 करो, तो एक्स फाइव इज इक्वल टू 1180.51 बाई 1073.34 डिग्री से एक्स फाइव 353.27 आता है। क्योंकि यहाँ पर राउंड ऑफ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने लिखा था कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इज मोर एक्यूरेट, हम लोग इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स तुम्हारे निकल गए, ठीक है। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट करो, ब्लॉक रोटर टेस्ट में ध्यान दो। ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्योंकि इनपुट वोल्टेज बहुत कम होता है, इसलिए ये ब्रांच हम लोग ओमिट कर देते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये जो ब्रांच है इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ओमिट कर देते हैं, जैसे ये है ही नहीं, जैसे ये ब्रांच है ही नहीं, इसको ओमिट कर दो। ये पार्ट ओमिट कर दो। जैसे पिछली मरतबा हमने क्या किया था, हम लोगों ने ओमिट किया था इसको, ओमिटेड, और इसको भी ओमिट किया था। ओमिट का मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट कर दिया था, इसलिए खोला नहीं था, शॉर्ट कर दिया था, इसलिए मैंने ओमिट यहाँ पर लिखा नहीं है। नेग्लेक्ट कर देना है इसको कि जैसी ये चीज़ है ही नहीं, तो है नहीं तो खुलेगा नहीं ना, क्लोज होगा, सर्किट तो पूरा होना है, करंट रुक कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, तो इसी को एक्सेप्ट करना है। अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में आइए, इसका आपने ओमिट कर दिया, 75 वोल्ट यहाँ लगाया। अब आप 5 BR निकालिए। By the same logic, cos inverse 250 by root 3 into 75 into 2.5, 5BR कैलकुलेशन 39.66 डिग्री लैग देता है। अब ये कैलकुलेशन तुम कर लोगे, मुझे करने की जरूरत है। 5BR, चलो दिखा देता हूँ। शिफ्ट
cos inverse ratio 250 watts divided by रूट थ्री इंटू 75 वोल्ट तुमने अप्लाई किया पैनल साइड में, याद रखो, इसलिए ओवरऑल पीएफ है इनपुट का, इंटू करंट लिया 2.5, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको कैलकुलेट करो तो 5DR आ जाएगा 89.66 डिग्री, 39.89 नहीं 39.66 लैग। ऑब्वियसली सारे सारा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है बेटा, तो लैग करेगा। अब क्या करो कि निकालो Z टोटल, 75 वोल्ट बाई रूट थ्री है यहाँ पर फेज, ये बाई रूट थ्री है, 75 बाई रूट थ्री है, 75 वोल्ट तुमने दिया है ना, वो तो लाइन टू लाइन दिया है, तो 75 बाई रूट थ्री वोल्ट तुमने दिया है, ठीक है, और 2.5 एम्पियर जा रहा है इसमें, तो टोटल Z जो होगा वो एज फेजर 75 बाई रूट थ्री एंगल 0 डिग्री, इसके रेफरेंस ले लो, एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 2.5 एंगल माइनस 39.66, तो Z टोटल आ गया 13.334 प्लस J 11.054, तो मैं करके दिखा देता हूँ, 75 बाई रूट थ्री 75 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, देखो ऊपर आ गया 75 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, अब नीचे करना है हमको 2.5 एंगल माइनस 39.66 माइनस 39.66, देख लो, अब तुमको Z टोटल मिल जाएगा, ये देखो Z टोटल को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख रहा हूँ, 13.334 प्लस J 11.054, बाद में 4 है, 11.054 पे रोक दिया, ये टोटल Z हो गया इन ओम्स पर फेज, इट इज ऑन ओम्स पर फेज, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि Z केबल का और Z मोटर का मिला करके ये वैल्यू है, और Z केबल तुम जानते हो 5 प्लस J 2.5 है, तो Z मोटर कितना हो गया, नेक्स्ट पेज पे देखो, Z मोटर हो गया 8.334 प्लस J 8.554, इसलिए कि माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करो, ये जो 15.334 प्लस J 11.054 आया था, इसी से माइनस कर देता हूँ सीधा, आंसर माइनस कर देता हूँ, अभी मैंने आंसर निकाला हुआ है, माइनस 5 प्लस 2.5i, देखो माइनस कर दिया केबल का इम्पीडेंस, अब जो निकलेगा वो मोटर का इम्पीडेंस निकलेगा, कितना आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, मैं इक्वल टू करके दिखाता हूँ, और से देखो 8.334 आया, प्लस J में देखो 8.5544 आया, ठीक है, इसका मतलब यह है कि R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट तुम्हारा आया 8.334 प्लस J 8.554, अब उस सर्किट तुम गौर से देखो, जो R इक्विवेलेंट है वो R1 प्लस R2 डैश है कि नहीं, ये यहाँ से शुरू होता है ना, मोटर तुम्हारी यहाँ से शुरू होती है, ये ब्लॉक रोटर टेस्ट में यहाँ पर S इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये R2 डैश रह गया ना, इट इज एज गुड एज R2 डैश, ये तुम्हारा R2 डैश है, because here S is equal to 1,
with rotor blocked. स्पीड जीरो है ना बेटा, रोटर रुका हुआ है, तो ns माइनस n बाई ns हो गया ns बाई ns विथ रोटर ब्लॉक्ड। ठीक है, इसीलिए हमने इसको R2 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ। तो तुम्हारा टोटल आर सर्किट का यहाँ से अगर चलो तो R1 प्लस R2 डैश हुआ ना, इसीलिए जो आर इक्विवेलेंट है वो इसके बराबर है, और एक्स इक्विवेलेंट x1 प्लस x2 डैश के बराबर है। ठीक है ना, तो देखो ये है R1 प्लस R2 डैश, ये है x1 प्लस x2 डैश। अब इसने तुमको दे दिया था कि R1 इज इक्वल टू R2 डैश होता है और x1 इज इक्वल टू x2 डैश होता है। इसका मतलब यह है कि R1 प्लस R2 डैश का मतलब है कि टू ऑफ आइदर R1 और R2 डैश। ठीक है ना, तो R1 इज इक्वल टू R2 डैश इज इक्वल टू 8.334 बाई 2 हो गया ओम पर फेज, जो हो गया 4.167 ओम पर फेज। इसी तरीके से x1 प्लस x2 डैश, ये सब रेफर टू स्टेट रहे, x1 इज इक्वल टू x2 डैश दिया हुआ है, तो ये जो टोटल आया उसका आधा हो जाना चाहिए 8.554 बाई 2 ओम पर फेज, तो ये हो गया 4.277 ओम पर फेज। तो ये आंसर निकल गया, यही तो डेटा चाहिए था। इसी से तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है, जो मैंने तुमको बताया। दिखाऊं ये यहाँ पे नेक्स्ट से, ये सारी सारी वैल्यूज में पुट कर दिए, 4.167, 4.227, 1180.51 जो आरसी का वैल्यू निकाला था, 353.25 जो एक्स वाई का वैल्यू निकाला था, एक्स टू डैश जो 4.227 ही है, और आर टू डैश बाई एस की जगह कर दिया 4.167 बाई एस। तो ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रेफर टू स्टेटर पूरा हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये बना हुआ था, इसलिए कितनी आसानी से ये कितनी कम देर में सॉल्यूशन हो गया। तो आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे सामने वैसे डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सका, लेकिन जितना हो सकता था मैंने कर दिया, इसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। ट्रेजेडी हो जाती है अभी कभी कभी बेटा, इतनी हमने मेहनत किया था बर्बाद हो गई थी, एक बार फिर से सारी चीज़ बकनी पड़ी। ठीक है ना, तो ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त दो। यहाँ तो रिकॉर्ड हो ही रहा होगा क्या चेक करें, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। ओपन बोर्ड हटा देते हैं। 33 मिनट अभी रिकॉर्डिंग हो गई, चलो ठीक है, मुझे लग रहा था कि 10-15 मिनट में सिमट जाएगा। ठीक है बच्चों, आई एम सॉरी कि तुम्हारे सामने मैं नहीं ज़्यादा लिख पाया, लेकिन काम चल जाएगा, तो मुझे माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। हैव ए गुड डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, पॉज नहीं स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।